नमस्कार मित्रों, हिंदी एंड संस्कृत बाय दुर्गेश सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए संविधान के कुछ हम अनुसूची पढ़ेंगे, कुछ क्या सभी अनुसूचियां पढ़ेंगे और आज एक बहुत बेहतरीन ट्रिक से इसे याद किया जाएगा। ये अनुसूची देख रहे हैं ना, ये सारे लूसेंट के बुक से उठाए हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। अब एक चीज़ ये जान लीजिए, संविधान में कितनी अनुसूची हैं तो 12 अनुसूची हैं और भाग पूछता है तो 12 भाग 12 भाग ठीक। और 22 भाग, क्षमा कीजिएगा, 22 भाग और 12 अनुसूची हैं। ठीक, 22 भाग हैं और कितने अनुसूची हैं 12 अनुसूची 22 भाग। ठीक, भाग कुछ ज़्यादा हैं और अनुसूची कम है, तो 22 भाग और 12 अनुसूची, इसको दिमाग में रखिएगा। तो आइए आज हम कैसे जानेंगे कौन सी अनुसूची में क्या क्या आता है। तो ये ट्रिक बना है ना, इस ट्रिक के माध्यम से हम जानेंगे। देखिए इसमें आप देख लीजिए, नंबरिंग किया गया है। संघ के पदाधिकारी शपथ लेकर आ गए, संघ के पदाधिकारी शपथ लेके आ गए। इसका मतलब क्या है, जो संघ के जितने अधिकारी होते हैं, अधिकारी का मतलब पदाधिकारी, अधिकारी का मतलब क्या है पदाधिकारी। ये क्या है, पदाधिकारियों को शपथ चाहिए कि नहीं, आप खुद बताइए। तो संघ के जितने अधिकारी हैं सबका ये जितने भी पदाधिकारी हैं संघ के, ये सब शपथ लेते हैं। ठीक, तो शपथ जब लेकर के आते हैं तो संघ के पदाधिकारी शपथ लेके आ गए, संघ के पदाधिकारी शपथ लेके आ गए, यानी कि संघ के जितने भी अधिकारी होते हैं, ये क्या है, संघ के जितने भी अधिकारी या पदाधिकारी बोल सकते हैं। ठीक, संघ के जितने भी अधिकारी शपथ लेकर के आते हैं, शपथ लेके आ गए। तो इसका मतलब क्या है, जो पहली अनुसूची है उसमें संघ के विषय में जिक्र किया गया है। संघ के विषय में जिक्र, यानी प्रथम अनुसूची में संघ के घटक यानी कि राज्यों, जो 29 राज्य थे एवं संघ शासित प्रदेश, और ये जो 7 पहले थे, ठीक, अब तो 8 हो गए हैं। जो 7 पहले केंद्र शासित प्रदेश थे और संघ, सबका जिक्र किया गया है। तो यहाँ है संघ के। और पदाधिकारी, अब पदाधिकारियों के विषय में वर्णन किया गया है। ठीक, दूसरे में देखिए, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी, जैसे राष्ट्रपति हैं, ठीक, राष्ट्रपति हैं ना, राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, उपसभापति हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते आदि का उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, ठीक, और लोकसभा के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और न्यायाधीश, इन सब के वेतन भत्तों का, पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का वर्णन किया गया है। तो यही है, राज्य के पदाधिकारी शपथ लेके आ गए। और तीसरे में क्या है, शपथ है, यहाँ देखना है, हाईलाइटर से लिया गया है। शपथ लेके आ गए का मतलब क्या है, ये लोग शपथ लेते हैं। बिना पदाधिकारी कोई भी हुआ बिना शपथ के कैसे काम करेगा। ठीक, तो शपथ लेकर आ गए, ये शपथ लिए। अब शपथ वाला तीसरी अनुसूची में, दूसरे में पदाधिकारियों का वर्णन किया गया है, उनके वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। पदाधिकारी में जैसे जान लें, राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति, राष्ट्र राज्यपाल, ठीक, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, ठीक, और न्यायाधीशों, ये इन सब का इनके सबके वेतन और भत्तों, जिनका वेतन भत्ता निश्चित है, अब इतना तो जान ही रहे हैं, तो जिनका वेतन भत्ता निश्चित है उनके बारे में जिक्र किया गया है या उनके बारे में बताया गया है। अब तीसरे में शपथ लेके आ गए, तीसरे में शपथ की बात है। तीसरी अनुसूची में क्या है मित्रों, शपथ की बात की गई है। तो जैसे यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ,
ठीक। पदाधिकारी क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। तो तीसरे नंबर पे है, पहले में संघ हो रहा है भाई, कोई एक स्थान होना चाहिए। स्थान क्या है, संघ है, स्थान होना चाहिए ना। स्थान, प्रत्येक स्थान पे कोई ना कोई पदाधिकारी होता है कि नहीं। तो पदाधिकारी हैं, तो पदाधिकारी होते हैं तो उनको भाई काम करने के लिए कैसे काम करें, किस तरह ना करें, इसलिए उनको शपथ दिलाया जाता है। तो इसलिए क्या है, उनको शपथ के बारे में बात की है। तो राज्य के संघ के पदाधिकारी कहाँ के हैं ये भी तो जानना है, इधर उधर के पदाधिकारी नहीं, ये सीधा संघ के पदाधिकारी हैं, ध्यान में रखिए। तो संघ के पदाधिकारी शपथ ले के आ गए। तो तीसरे में जो है ये लोग क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। जो विभिन्न पदाधिकारी हैं ये जो है, जैसे विभिन्न पदाधिकारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब क्या है, शपथ लेते हैं। तो तीसरी अनुसूची में शपथ के विषय में उल्लेख किया गया है। इसके बाद फिर देखें यहाँ ट्रिक, राज्यसभा प्रतिनिधि में अनुसूचित बुलाए। तो अब संघ की बात हो गई पहली पंक्ति में, और दूसरी पंक्ति में तो राज्यसभा की भी बात करेंगी नहीं भाई। पहले में संघ की बात हो गई, तो संघ से छोटा क्या है आपका, राज्य है, तो राज्यसभा की बात की जाएगी। तो राज्यसभा प्रतिनिधि का मतलब प्रतिनिधित्व है, ठीक, प्रतिनिधि जान लीजिए। तो उसके जितने व्यक्ति हैं, अभी तक संघ की बात हो रही थी, संघ के पदाधिकारी से आए और शपथ लेके आए। अब राज्यसभा की बात करें तो चौथे में जब संघ की बात हुई तो उससे छोटे में चलेंगे। तो राज्यसभा में आए तो राज्यसभा प्रतिनिधि में अनुसूचित बुलाए। ये किसको बुलाते हैं, अनुसूचित बुला रहे हैं, ठीक। देखिए जो ये सब छोटी जाति स्थिति जिसकी खराब रहेगी वो राज्यसभा में ही रहेगा, यानी कि संघ से थोड़ा छोटा है, याद करने के लिए बता रहे हैं। यहीं से जो है सब कुछ मिलेगा, ठीक, कहाँ से क्या कैसे विकास किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ठीक। इस तरह आप समझें, राज्यसभा प्रतिनिधि में अनुसूचित बुलाए। तो यहाँ अनुसूचित को बुला रहे हैं। अनुसूचित का मतलब यहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति। यहाँ आप देखें, आइए तीसरे में, ठीक, चौथे में सॉरी, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। किसका विवरण दिया गया है, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, यानी कि राज्यसभा के बारे में बताया गया, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस तरह जो है आप समझ सकते हैं कि उसका विवरण दिया गया है। पहले में संघ के बारे में वर्णन किया गया है, और यहाँ चौथे में जो है राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में विवरण दिया गया है। किसके बारे में विवरण दिया गया, पहले में संघ के बारे में विवरण दिया गया है, और चौथे में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में विवरण दिया गया है। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, ठीक भाई। संघीय क्षेत्र में हो गया पहले में, पहली अनुसूची में, पहले का मतलब पहली अनुसूची में। और चौथी अनुसूची जब आ रही है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। तो राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित बुलाए। तो किसको बुला रहे हैं, अनुसूचित का मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति। अनुसूचित जाति जहाँ रहते हैं वहीं अनुसूचित जनजाति के बारे में, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक। इनका जान लीजिए, प्रशासन नियंत्रण कैसे होगा, ठीक, इनका प्रशासन कैसे होगा, इनका नियंत्रण कैसे होगा, इनका विकास कैसे, जो भी है इस तरह आप जो है प्रशासन नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की इसमें विभिन्न अनुसूचित, अलग अलग जो अनुसूचित है ना, तो विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो अनुसूचित जाति बुलाए, यानी कि अनुसूचित जाति का मतलब विभिन्न अलग अलग प्रकार के अनुसूचित जाति, जनजाति, अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक, के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताए या उल्लेख किए। तो यहाँ से हुआ अनुसूचित बुलाए। अनुसूचित का मतलब क्या है, कौथी में है, तो पांचवी अनुसूची में है, पांचवी में, ठीक। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है या बताया गया है, ठीक, विभिन्न क्षेत्रों के, ठीक, विभिन्न अनुसूचित। तो यहाँ तक हुआ ना पांचवें में। आइए फिर इसके बाद ट्रिक पे चलते हैं।
यहाँ देखिए छठी अनुसूची, 5 तक का हो गया ना अनुसूचित जाति तक। छठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्र बुलाए, और छठी जो अनुसूची होती है अब स्पेशल करके, अभी तक उसमें विभिन्न जो है जाति जनजाति के बारे में जो है उल्लेख किए, लेकिन फिर इसके बाद उनसे भी पिछड़ी स्थिति पीछे स्थिति है अनुसूचित से भी पिछड़ी है जनजाति की, तो फिर क्या करते हैं अब जनजाति को स्पेशल बुलाते हैं। ठीक, यहाँ देखें तो छठी अनुसूची में जैसे जनजाति क्षेत्र बुलाए, मतलब इनका अपना एक स्पेशल क्षेत्र है ना, जैसे असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किए। असम, मेघालय, ठीक, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किए। आप देख सकते हैं छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। ठीक, कहाँ? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है या बताया गया है, आप प्रावधान है, इस तरह आप जान सकते हैं। तो छठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्र बुलाए, बहुत ही सख्ती से अपनी भाषा बताए, बहुत ही सख्ती से अपनी भाषा बताए। इसके बाद जो प्रशासन होता है ना, या जो भी अनुसूचित हो या अनुसूचित जनजाति हो, तो कोई चीज़ होता है ना, तो हर काम लेना है, कुछ करना है, तो थोड़ा सा सख्ती दिखाएंगे ना, सख्ती से यदि भाषा बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और ऐसे लुंज पुंज आप कह देंगे तो सख्ती ना दिखाएं तो भाषा समझ में नहीं आता। भाषा तभी प्रभावशाली बनेगा जब आप एनर्जी में देंगे। ठीक, देखिए अपने प्रधानमंत्री के, इसके पूर्व प्रधानमंत्री जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, इनके जो है भाषा में, इनका लैंग्वेज, इनका स्पीच देखिए, इनकी भाषा देखिए, वो एनर्जी नहीं देते थे जो एनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं। ठीक, तो एक एनर्जी बोलेंगे, ठीक, एनर्जी देंगे तो उसका कुछ अलग ही वो होगा। ठीक, आपको याद करने के लिए बता रहे हैं, जो भी है, जो भी लैंग्वेज है उसमें यदि आप सख्ती से एनर्जी देंगे अपनी भाषा को तो ज़्यादा प्रभावशाली बनेगा प्रभावशाली कि नहीं, तो सख्ती से जो है बोलना है, बहुत ही सख्ती से अपनी भाषा बताए, तो बहुत ही सख्ती से अपनी भाषा बताए। तो इस शक्ति का मतलब क्या है? सातवीं सा से शक्ति, सप्तमी शक्ति, सातवीं अनुसूची में शक्ति बताए। तो सातवीं अनुसूची में शक्ति के बारे में जाने तो शक्ति कहाँ हो सकती है, क्योंकि ये संविधान पढ़ रहे हैं तो संविधान किससे संबंधित है? राज्य और केंद्र से है ना, इसी का है पूरा लेखा जोखा। तो आपको सिर्फ याद करने के लिए बता रहे हैं मित्रों, ये ध्यान में रखिए। तो सातवीं यानी कि केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे के बारे में है। शक्ति बताने का मतलब यहाँ बहुत ही सख्ती से अपनी शक्ति बताए, बहुत ही सख्ती से अपनी शक्ति बताए। ठीक, बहुत ही सख्ती से अपनी भाषा बताए, बहुत ही सख्ती से अपनी भाषा बताए। तो केंद्र और राज्यों की बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ। शक्ति बताएं का मतलब शक्ति बांटो, शक्ति बताए का मतलब शक्ति बांटो, बहुत ही शक्ति से। ठीक, बहुत ही शक्ति से यानी शक्तियों का बंटवारा हुआ। केंद्र और राज्य में क्या हुआ? शक्तियों का बंटवारा। बहुत ही शक्ति से अपनी भाषा बताए। तो केंद्र और राज्यों का शक्तियों का बंटवारा हुआ। केंद्र और राज्यों में शक्तियों का क्या हुआ? बंटवारा हुआ। बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसमें जाना है सातवीं ही अनुसूची में 3 सूची आती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये देखिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये सातवीं ही अनुसूची में जिक्र किया गया है। तो सातवीं अनुसूची में बहुत ही शक्ति से अपनी भाषा बताए। तो शक्तियों का बंटवारा हुआ किसमें? संघ और
राज्य में, यानी कि केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा हुआ। यही नहीं, ये 3 बताया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ये 7वीं अनुसूची में है। फिर बहुत ही शक्ति से, ठीक, यहाँ देखें, बहुत ही शक्ति से अपनी भाषा बताए। अब जब शक्तियों का बंटवारा हो गया, जब शक्ति का बंटवारा हो जाएगा तभी मित्रों क्या होगा, तभी भाषा बताया जाएगा ना। भाषा कैसे, बिना शक्ति के भाषा बताएंगे तो नीरस रहेगा, प्रभावशाली नहीं रहेगा। तो नीरस प्रभावशाली नहीं बनाना है ना, तो नीरस नहीं बनाना है, हमें प्रभावशाली बनाना है भाषा को। तो प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे पहले शक्ति का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? शक्ति, यानी कि केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा होगा। केंद्र और राज्य में क्या होगा? शक्तियों का बंटवारा होगा। जब शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा, और यही नहीं, फिर केंद्र और राज्य, तो उसी में समवर्ती भी 3 सूची स्पेशल जुड़ी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फिर इसके बाद 8वीं अनुसूची की यदि हम बात करें तो बहुत ही शक्ति से अपनी भाषा बताए। तो भाषा बता रहे हैं, भाषा बताने का मतलब क्या? अब भाषा बताओ, क्योंकि शक्ति आ गई, 7वीं अनुसूची हो गई, शक्ति से अब भाषा बता दीजिए। तो इसमें 22 भाषाओं का, यहाँ आप देख पा रहे हैं लूसेंट की बुक है, इसमें 22 भाषाओं का, ठीक, यानी कि 7वीं का मतलब 7 शक्ति था, अब 8वीं भाषा आ जाए। 7 से आप पकड़ रहे हैं, 7 में पहला अक्षर सा है और शक्ति में पहला अक्षर क्या है, तो बैठ भी रहा है। 7वीं अनुसूची शक्ति से, अब इसके शक्ति से भाषा बताए। भाषा का मतलब 22, संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिला है। संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिला है? 22 भाषाओं को मान्यता मिला है। तो 22 भाषाओं को जब मित्रों मान्यता मिला है, तो ये किस अनुसूची में है? अब आप इजीली बता सकते हैं कि ये 8वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में, क्योंकि बहुत ही शक्ति से अपनी भाषा बताए, बहुत ही शक्ति से अपनी भाषा बताए। 2-3 बार पढ़िए, आसानी से लर्न हो जाएगा। बहुत ही शक्ति से अपनी भाषा बताए, तो इतनी शक्ति से भाषा बता रहे हैं। तो भाषा कितनी है? 22 भाषाओं को मान्यता दी है संविधान, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं? संविधान। तो संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। आइए थोड़ा सा इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, पहले 14 भाषाएं थी मूल रूप से। लेकिन 1967 ईस्वी में जब 21वां संशोधन हुआ, कौन सा संशोधन? 21वां संशोधन हुआ, उसमें सिंधी को 1992 ईस्वी से 71वां संविधान संशोधन में कोंकणी, मैथिली, नेपाली, और 2003 ईस्वी में जब 92वां संविधान संशोधन हुआ तो मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब देखिए बोर्ड मास लिखा गया है ना, बोर्ड मास, इस ट्रिक से भी याद कर सकती हैं। ठीक, बोर्ड मास से क्या है? बी से हो गया बोडो, ठीक, बी से हो गया बोडो, इस तरह जो है आप याद कर सकते हैं। ठीक, बोर्ड मास से भी आप याद कर सकते हैं इन भाषाओं को। चलिए, तो हम आपको अनुसूची के लिए बता रहे थे, तो हो गया ना, क्या था? संघ के पदाधिकारी शपथ लेके आ गए, राज्यसभा प्रतिनिधि में अनुसूचित बुलाए, 6ठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्र बुलाए या लाए, बहुत ही शक्ति से अपनी भाषा बताए, बहुत ही शक्ति से अपनी भाषा बताए। तो भाषा तक हो गया 8वीं अनुसूची, यानी कि जब भी 22 भाषाओं का जिक्र आएगा तो किस अनुसूची में होगा मित्रों? 8वीं अनुसूची में होगा। संघ के पदाधिकारी शपथ लेके आ गए, संघ के पदाधिकारी शपथ लेके आ गए, राज्यसभा प्रतिनिधि में अनुसूचित बुलाए, राज्यसभा प्रतिनिधि में अनुसूचित बुलाए, 6ठी अनुसूची में जनजाति
क्षेत्र बुलाए, यानी कि उनका अपना एक जनजाति क्षेत्र है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब क्षेत्रों का है। बहुत ही शक्ति से, यानी कि शक्तियों का बंटवारा हुआ। केंद्र और राज्य में बहुत ही शक्ति का मतलब शक्तियों से बंटवारा हुआ। सा से सप्तमी, सातवीं अनुसूची में है क्या, शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों में। और इसी में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का भी जिक्र किया गया है। इसके बाद अपनी भाषा रखिए। भाषा का मतलब क्या है, कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है, तो 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। कुछ भाषाओं का नाम बोर्ड मास से भी आप लर्न कर सकते हैं। अगला देखें, एक दोहा के प्रकार के हैं। संपत्ति पर कब्जा करके दल बदलना, संपत्ति पर कब्जा करके दल बदलना। कुछ लोग क्या ना संपत्ति पर कब्जा करके अधिकार कर लेते हैं, यानी कि दल को बदल लेते हैं। जब आप संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे तो अपना दल बदल लेंगे कि नहीं, अपना एक अलग ही रुतबा दिखाएंगे। तो दल बदलना, संपत्ति पर कब्जा करके क्या करते हैं, जब दल बदल लेते हैं। ठीक, किसी के भी संपत्ति पर कब्जा आपको नहीं करना चाहिए, दल नहीं बदलना चाहिए। संपत्ति पे कब्जा करके आप कैसे भाई दल बदल लेंगे। दल बदलने का मतलब चेंजिंग, बदलाव लाएंगे अपने आप, ऐसी थोड़ी बदलाव लाएंगे। दल बदलना का मतलब क्या, बदलाव लाना। दल बदलना का मतलब क्या, बदलाव लाना। लेकिन ऐसे थोड़ी है संपत्ति पे आप दूसरे के कब्जा करके आप दल बदलेंगे, ना ना। उसके लिए क्या है, पंचायत है, नगर पालिका है, इन सबके पास जो है वो व्यक्ति जाएगा। ऐसी थोड़ी है कि आप संपत्ति पर कब्जा करके अपना दल बदल लेंगे, अपने आप को चेंज कर लेंगे। नहीं, हम पंचायत में जाएंगे, ग्राम पंचायत के पास जाएंगे, और यहाँ से नहीं सुनवाई होगी तो नगर में जाएंगे। ठीक, कोर्ट कचहरी में जाएंगे, नगर में जाएंगे ना। पहले ग्राम पंचायत के पास जाएंगे, पंचायत के पास नहीं सुनवाई होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, तो शहर की ओर बढ़ेंगे, नगरों की तरफ बढ़ेंगे। बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे नगरों की तरफ। लेकिन कैसे है, संपत्ति पर कब्जा करके दल बदलना, संपत्ति पर कब्जा करके दल बदलना। पंचायत और नगर पंचायत पालिका लाना है, पंचायत और नगर पालिका लाना है। तो पंचायत नगर पालिका लाएंगे। अगर आप मेरी संपत्ति पे जो सोच रहे हैं कि हम अपने आप को दल बदल लेंगे, अपने आप को चेंजिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इसी के लिए जो है पंचायत बना है, नगर है, नगर पालिका है, शहर है, उसमें कोर्ट है। हम शहर के क्षेत्र में जाएंगे, पंचायत सुनवाई नहीं होगा। तो पंचायत का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या कहना हम चाह रहे हैं। तो संपत्ति पर कब्जा करके, अभी तक भाषा 8 तक तो पढ़े थे, क्लियर है। तो संपत्ति पर कब्जा करना ये 9 नंबर का है। यहाँ आप छोटे में लिखा भी गया है, आप देख सकते हैं सर्किल के माध्यम से। तो संपत्ति पर कब्जा करना ये किस में है, ये 9 पर है। संपत्ति पर कब्जा करना किस में है, 9 में है। तो आइए संपत्ति पर कब्जा करना 9 के लिए देख लेते हैं कहाँ है। ये 1 मिनट दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए 7वीं 8वीं यहाँ, ये देखिए 9वीं अनुसूची। ठीक, यह संविधान में यह अनुसूची, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन, जब पहला संविधान संशोधन हुआ था। ठीक, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, वैसे आपको पता होगा 1991 में, 1951 में पहला जब संशोधन हुआ था, उसी में क्या हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। ठीक, संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। हम देखिए न्यायालय की बात की है ना, कि एक ग्राम पंचायत वाला, ग्राम पंचायत की न्यायालय में सुनवाई नहीं हुई, तो हम क्या है, नगर पालिका, नगर की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ से आप जान सकते हैं क्या है, अनुसूचित सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। कितने अधिनियम हैं, 284 अधिनियम हैं वर्तमान में। ठीक, तो संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। ठीक, इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को, जितने भी विषय हैं, ठीक, सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक, ग्राम पंचायत में इधर हम ग्राम पंचायत में उधर जाएंगे तो वहाँ हमें चुनौती नहीं दी जाएगी, इस तरह आप जानेंगे। फिर इसके बाद क्या था, अगला आपका 10वीं अनुसूची, संपत्ति पर कब्जा करके दल बदलना। तो 10वीं अनुसूची है, द से दल बदलना। तो 10वीं इजली आपको आराम से याद होगा, कोई दिक्कत है भी नहीं। तो
यहाँ देखें, ये 10वीं अनुसूची में दल बदलना, 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदलना। 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52वां संशोधन 1985 के द्वारा की गई है। ठीक, जो इसमें दल बदलने से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ठीक, 10वीं अनुसूची में क्या है कि इसमें दल बदलने से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। फिर आइए इसके बाद अगला यहाँ देखते हैं, पंचायत और नगर पालिका लाना है, पंचायत और नगर पालिका लाना है। तो किस लिए आप जाएंगे भाई नगर पालिका में, अगर दल बदलना है, नहीं मान रहे हैं, वो अपने आप को चेंजिंग ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी है किसी के संपत्ति पर आप कब्जा करके दल बदल लेंगे। तब क्या है, पंचायत में जाएंगे। कहाँ, पंचायत में। तो दल बदलना 10 हो गया, पंचायत आपका कहाँ है, 11वीं में। कब जाएंगे, 11वीं में। ठीक, 11 नंबर पे आप चले जाएंगे। तो 11वीं अनुसूची में देखिए, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 और 93 में। ठीक, 1992 और 93 के बीच में हुआ था 73वां संविधान संशोधन। इसमें जो है क्या है, पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे। कभी कभी ये पूछता है कितने विषय प्रदान किए गए थे, तो 29 विषय प्रदान किए गए थे। तो संपत्ति पर जो कब्जा करके दल बदलने हैं, इसके लिए आप जो है 11वीं अनुसूची में जाइए। कहाँ, 11वीं अनुसूची में पंचायत का जिक्र है, 11वीं अनुसूची में पंचायत का जिक्र है। और कब संशोधन हुआ था, 1993 में। ठीक, 1993 में हुआ था, 92 या 93, 73वां संविधान संशोधन में। और 12वीं अनुसूची में यहाँ सुनवाई नहीं हुई, 29 विषय है, यहाँ सुनवाई नहीं हुई। तो आप कहाँ जाएंगे, 12वीं अनुसूची यानी कि नगर पालिका में जाएंगे। यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन में है। 73वां संविधान संशोधन था, 73 के बाद 74वां आता है। तो 74वें संविधान संशोधन में ये 12वीं अनुसूची का जिक्र किया गया है। 12वीं अनुसूची में ठीक क्या है, शहरी क्षेत्र की स्थानीय जो स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए थे, उसको 29 विषय प्रदान किए गए थे। ठीक, किसको, पंचायत को 29 विषय प्रदान किए गए थे। ठीक, और इसमें 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो इस तरह जो है मित्रों आप आसानी से याद कर सकते हैं कि संघ के पदाधिकारी शपथ लेके आए, संघ के पदाधिकारी शपथ लेके आए, राज्यसभा प्रतिनिधि में अनुसूचित बुलाए, 6ठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्र लाए या बुलाए, 6ठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्र बुलाए, बहुत ही सख्ती से अपनी भाषा बताए, बहुत ही सख्ती से अपनी भाषा बताए, संपत्ति पर कब्जा करके दल बदलना, संपत्ति पर कब्जा करके दल बदलना, पंचायत और नगर पालिका लाना, पंचायत और नगर पंचायत लाना, नगर पालिका लाना, पंचायत और नगर पालिका लाना, यार शहरी लाना। ठीक, संपत्ति पर कब्जा करके दल बदलना, पंचायत और नगर पालिका लाना। तो इस तरह हम आशा करते हैं मित्रों कि आप लोग एकदम बिल्कुल समझ गए होंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।